आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिस्कल सिस्टम। आज हम लोग फिस्कल सिस्टम की बात करने वाले हैं। सो द टॉपिक फॉर द डे इज फिस्कल सिस्टम। नाउ लिसन, ध्यान से सुनिएगा। ये जो चैप्टर है ना, यहां पर मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आपको फिस्कल सिस्टम का मैं बेस समझा सकूं, द मेजर कॉन्सेप्ट्स जो कि फिस्कल सिस्टम से एसोसिएटेड है। एक्चुअली जो फिस्कल सिस्टम होता है, इसका ही सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बजट। तो अगर आपको बजट को समझना है, बजट को पढ़ना है, तो आपको फिस्कल सिस्टम से रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, आपको ये पता होनी चाहिए। सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ओवर विच आवर बजट इज प्रिपेयर्ड, और किस तरीके से हम समझते हैं बजट को, हम उन मेजर कॉन्सेप्ट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? अगर आप ये वीडियो नहीं देखे रहेंगे, अगर आपको ये बात नहीं समझ ही रहेंगी, तो कल या परसों जो हम लोग अपना जो अभी यूनियन बजट आया है 2-4 दिन पहले, ठीक है ना, फॉर द ईयर 2026-27, जब हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे तो आपको चीजों को समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। सो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को आराम से जो है वो देख लें और क्या करें कि समझने की कोशिश करें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो डिस्कशन होगा बजट का, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आसपास घूमने वाला है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्या है फिस्कल सिस्टम? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिस्कल सिस्टम के बारे में समझ लीजिएगा कि फिस्कल सिस्टम is the responsibility of a what? It is the responsibility of a finance ministry of any country. इंडिया में तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो आपका, वो इंडिया के फिस्कल सिस्टम को क्या करती है जी? रेगुलेट करती है या चलाती है कि किस तरीके से फिस्कल सिस्टम चलने वाला है। नाउ फिस्कल सिस्टम डील्स विथ व्हाट? इट डील्स विथ द एक्सपेंडिचर, it deals with the expenditure and revenue of the government। यानी कि इसके अंदर क्या किस चीज की बात होती है? तो इसके अंदर मेनली बात होती है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बारे में। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कहां खर्च करना चाहती है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सरकार पैसा डालना चाह रही है, कौन सी स्कीम्स है जिसको सरकार चलाना चाहती है, व्हाट आर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, और जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट लेने वाली है, उन सब के बारे में जो चर्चा होती है वो फिस्कल सिस्टम के अंदर ही होती है। अब ये स्कीम वगैरह तो सोच रही है गवर्नमेंट, नया एक्सप्रेसवे बनवाने की बात कर रही है, गवर्नमेंट बोल रही है क्या कि हमको जो है वो बुलेट ट्रेन चलवाना है, लेकिन फिर ये भी तो ध्यान देना होगा ना कि इन सब काम के लिए पैसा कहां से आएगा। यानी कि रेवेन्यू के बारे में भी यहाँ पर बात किया जाता है, रिसीट के बारे में भी बात किया जाता है कि पैसा कहां से आएगा। ठीक है ना? टैक्स के रूप में कितना पैसा आएगा, लोन कितना का लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें गवर्नमेंट जिस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जिस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर देखती है, उसी को हम कहते हैं फिस्कल सिस्टम। गॉट द पॉइंट? ठीक है ना? सो द फिस्कल सिस्टम डील्स विद द एक्सपेंडिचर एंड द रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज मेनली इन द हैंड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही कंट्रोल में ये पूरा का पूरा फिस्कल सिस्टम होता है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। बहुत इजी है। ठीक है ना? नाउ ध्यान से सुनिएगा, इसी फिस्कल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है, देखिए फिस्कल सिस्टम जो है वो तो पूरे साल भर चलता रहता है। ठीक है ना? इससे रिलेटेड क्या कहां कम हो गया, पैसा कहां ज्यादा हो गया, लेकिन पूरे साल भर के लिए एक बार में मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, मेजर अनाउंसमेंट किए जाते हैं। तो उसी फिस्कल सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसी को हम बोलते हैं यूनियन बजट। ठीक है? ऑब्वियसली अगर ये बजट अगर सेंटर के लेवल पर मतलब इसको अगर पेश किया जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे यूनियन बजट। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको अगर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर इसको प्रेजेंट करती है तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देते हैं फिर आपका स्टेट बजट। सिंपल सी बात है, और क्या। ठीक है ना? लेकिन फिस्कल सिस्टम क्या है वो तो आप समझ चुके हैं यहां तक। अब ध्यान से समझिएगा कुछ बातों को, यहां से हम लोग आ जाते हैं अब बजट के अंदर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज बजट? आखिर ये बजट होता क्या है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की चर्चा कहां मिलती है? ठीक है ना?
कहाँ ये लिखा हुआ है क्या कि यूनियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो अपना बजट जो है वो पेश करना होगा, अपना बजट पार्लियामेंट के सामने या जो भी उनका असेंबली है, असेंबली के सामने रखना पड़ेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 112। Article 112 of the Constitution clearly mentions that it is the responsibility of the President कि वो क्या करे, हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने क्या करे, रखवाए। ठीक है ना, तो ये प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है ना, आर्टिकल अगर 112 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है, कि वो क्या करवाए, हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, बजट टर्म यूज नहीं किया गया है, क्या टर्म यूज हुआ है, द टर्म दैट हैज बीन देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट बजट। अभी इसी को आम बोलचाल की भाषा में हम बजट बोल देते हैं। ठीक है ना, तो बजट जो है वो आम बोलचाल की भाषा है। द ऑफिशियल टर्म और जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज किया गया है इसके लिए, दैट हैज बीन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, और ऐसे ही स्टेट के लिए जो है वो है आर्टिकल 202, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, हाँ आर्टिकल 202, और वहां पर लिखा गया है कौन, गवर्नर। स्टेट का हेड कौन होता है जी, स्टेट का हेड गवर्नर होता है ना। ठीक है ना, तो गवर्नर जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो असेंबली के सामने रखवाएगा। ठीक है ना, आप जानते हैं कि भारत में जो सरकार है उसका नॉमिनल हेड कौन होता है, नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट ही है ना। प्रेसिडेंट के हेल्प के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए जो है वो पूरी हमारी जो है वो मिनिस्ट्री या फिर कैबिनेट है, इसलिए होती है। तो प्रेसिडेंट को है ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट रखवाएगा, बट ऑब्वियसली बोला तो गया है प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट के बिहाफ पर इसको कौन प्रेजेंट करता है बजट को, फाइनेंस मिनिस्टर। आप लोगों ने फोटो देखा होगा, निर्मला सीतारमण जी हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, उन्होंने जो है वो क्या किया है जी, अपना बजट जो है वो पेश किया। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा न्यूज वगैरह में खूब ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो है वो टेलीग्राम पर, आपका जो टेलीग्राम हमारा जो ऑफिशियल है टेलीग्राम चैनल, क्या इसको जो है मैंने आपके अमर नॉलेज हब यहाँ पर भी जो है वो डाल दिया है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अमर नॉलेज हब, ये मेरा पर्सनल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पर जाकर जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो ये है कहानी कि काम दिया गया है प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कौन प्रेजेंट करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है ना, सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री लिख दिया मैंने, मतलब ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो हेड होता है या फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको प्रेजेंट करता है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने ही इसको प्रेजेंट किया है। फाइन, यहां तक की बात समझ में आ गई ना, बजट क्या है कैसे है। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बातों को। ना अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो बजट होता क्या है, एकदम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं बातों को, बड़ी आसानी से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट आई वुड एक्सपेक्ट फोकस फ्रॉम यू ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा तब चीजें समझ में आएंगी। आप बजट का सिंपल सा मतलब मान लीजिए कि आपके एक्सपेंडिचर और आपके रिसीट, रिसीट का मतलब आमदनी और एक्सपेंडिचर मतलब आपके खर्चे, इसका जब हम एक ब्यौरा बनाते हैं या फिर हम जब इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कितना मेरा खर्च होने वाला है और उन खर्चों को पूरा करने के लिए कहां कहां से मेरे पास पैसा आने वाला है, तो यही कहलाता है बजट। ठीक है, बस इसको आसानी से समझिए। लेट्स अज्यूम आप एक बैचलर है या एक स्टूडेंट है, आप जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पर रहकर, किसी शहर में रहकर आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाउ इमेजिन कीजिए अभी हम लोग जो है वो फरवरी मंथ में है, तो ऐसा हो सकता है ना कि आप अपने फरवरी का बजट बनाएंगे। अब फरवरी का बजट बनाने का मतलब क्या है कि फरवरी का बजट बनाने का सिंपल सा मतलब हुआ कि आप अपने एक्सपेंडिचर और आप अपने रिसीट का क्या करेंगे, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे या एक डिटेल कैलकुलेशन करेंगे कि मेरा कितना खर्चा होने वाला है और कितना मेरा इनकम है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम आपने जो है वो सोचा और सोच के ये देखा कि अच्छा मेरे खर्चे क्या क्या हैं, तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मुझे रेंट लगता है, मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, राउंड फिगर में लिख रहा हूँ, लेट्स अज्यूम 10,000 आपका रेंट है रहने का। ठीक है ना, फिर अगला आपने देखा क्या कि मेरा जो है वो फूड वगैरह पर स्पेंडिंग कितना है, तो आई एम इमेजिनिंग 5,000 के आसपास जो है वो आपका फूड के ऊपर खर्च हो रहा है। ये जो नंबर है ये रैंडम है, ठीक है, मैं जानबूझ के थोड़े से राउंड फिगर में नंबर ले रहा हूँ। इसके अलावा आपने देखा कि इसके अलावा मेरा बाकी स्टेशनरी वगैरह का जो खर्च है, अरे होता है ना हर महीने,
तो स्टेशनरी वगैरह का खर्च है, लेट्स अज्यूम मैं मान ले रहा हूँ 3000 है, ठीक है। अब बाकी इधर उधर एंटरटेनमेंट वगैरह कभी कभार चले गए, मस्ती वगैरह, तो इन सब पर खर्च जो है वो 2000 रुपी है। यानी कि आपने अपना टोटल एक्सपेंडिचर देख लिया कि योर टोटल एक्सपेंडिचर इज 20,000, ठीक है। तो एक तरफ क्या किया आपने, अपने खर्चे लिख लिए, क्या 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 खर्च होने वाला है। अभी पूरा मंथ थोड़ी गया है, अभी आप अंदाजा लगा रहे हैं, अभी फरवरी स्टार्ट हुआ है और आप अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ ऑन दी अदर हैंड आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ एक्सपेंडिचर का लिस्ट बनाया है, आप यहाँ पर अपने रिसीट का भी लिस्ट बनाएंगे कि कहां कहां से आपको पैसा मिलेगा। तो लेट्स अज्यूम आपने इमेजिन किया, मतलब आपने देखा कि मुझे कहां कहां से पैसा मिलता है, तो पापा जो है वो भेज देंगे कितना, लेट्स अज्यूम कि पापा जो है वो हर महीने भेज देते हैं 15,000, तो ये आ गया। इसके अलावा आपने सोचा क्या कि इसके अलावा मम्मी को फोन करके एक दो बार जो है वो रोना है थोड़ा सा मदर को, कि मम्मी जो है वो मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा मोड़ा रोना धोना किए, तो मान के चलिए मम्मी जो है वो 2000 रुपी भेज देगी। इसके अलावा आपने सोचा क्या कि छोटा मोटा जो है वो ट्यूशन वगैरह पढ़ा लूंगा, कैसे भी करके थोड़ा मोटा पैसा अर्न कर लूंगा मैं भी अपने लेवल पर, ठीक है ना, फ्री टाइम है थोड़ा मोटा, अगर इधर उधर कुछ कर रहे हैं, कुछ भी साइड जॉब, ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उससे आपका थोड़ा सा इनकम आ जा रहा है, कितना, उससे आपका इनकम आ जा रहा है, लेट्स अज्यूम कितना, 2000 रुपी, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया कि आपके टोटल रिसीट कितने हो रहे हैं, तो आपके टोटल रिसीट हो रहे हैं 19,000, क्लियर। अब देखिए ये जो आपने बनाया है ना, यही होता है बजट, समझ गए ना। बस इसी को आप इमेजिन कर लीजिए कि आपने अपने लेवल पर बनाया है, जब यही चीज गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लेवल पर बनाती है और वो भी पूरे ईयर का बनाती है, तो हम उसी को बोल देते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट। जो आप अपने लेवल पर बना रहे हैं, एक मंथ के लिए बना रहे हैं, व्हेन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज डन फॉर द होल कंट्री and for a complete financial year then it is considered as the budget, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं है, बजट में आपके एक्सपेंडिचर और आपके रिसीट, इसके बारे में क्या किया जाता है, डिटेल देखा जाता है। अब सिंपल सी बात है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो 1000 कम हो रहा है। अरे तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता है तो आप 1000 के लिए कहीं से लोन की जुगाड़ कीजिएगा। लोन मतलब क्या है, किसी दोस्त को फोन करके बोलिएगा कि ऐसा है भाई, इस मंथ जो है वो 1000 दे दो, अगले मंथ जो है वो हम लौटा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं से मैनेज कीजिएगा ना, क्यों, क्योंकि भाई आपके खर्चे 20,000 है, आपका इनकम जो है या फिर आपके पास जो रिसीट है वो 19,000 ही है, तो इन दोनों को बैलेंस करना होगा ना, एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों को बैलेंस करना होगा। या फिर आप कोई और रास्ता सोचिएगा, आप सोचिएगा क्या कि चले जाते हैं थोड़े दिन के लिए अपने मैटरनल अंकल एक बार या आंट वगैरह के पास, अरे नाना जी नानी माँ लोगों के पास चले गए, तो वहां पर जाएंगे तो थोड़ा सा वो लोग जाते आते टाइम जो है कुछ खर्चा पानी तो दे ही देंगे, ठीक है ना। मतलब आपने रास्ता तो खोजा ना कि कैसे एक्सपेंडिचर और रिसीट को बैलेंस किया जाए। सो दिस इज व्हाट बजट लुक्स लाइक, यही होता है बजट, ठीक, जिसको आपने अपने ऊपर अप्लाई किया है। यही जब हम पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करते हैं, पूरे कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो वही कहलाता है आपका बजट। आई होप आप लोगों को बजट क्या होता है ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। जस्ट चैट में जो है वो एक बार लिखिए यस अगर आपको समझ में आ गया है, अगर नो लिखिए अगर नहीं समझ में आया है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा बातों को आगे। नाउ लिसन, आप जानते हैं ये बात ऑलरेडी कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब से शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April, ये 1st अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो यानी कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर है, जो कि कौन सा होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर होने वाला है 2026-27, ये स्टार्ट कब होगा, ये तो स्टार्ट होगा 1st अप्रैल 2026 से ना, और ये एंड होगा 31st मार्च 2027 को, isn't it? लेकिन बजट कब पेश किया जाता है, बजट इज यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन द 1st of February एवरी ईयर, 1st फरवरी को ही प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसा कि आज 5 या 6 फरवरी है, ठीक है ना, 6 फरवरी है, 1st फरवरी को जो है वो आपका यूनियन बजट पेश किया गया है, क्लियर, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बातों को। अब देखिए, अब जब मैं 1st फरवरी को हूं तो अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना, अरे अभी तो 1 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा ना, तो ऑब्वियसली इसमें जो 2026-27 के लिए जो भी डेटा है प्रेजेंट, इसमें उन सब को हम बस एस्टिमेट बोल सकते हैं, अभी पता थोड़ी है कि कितना खर्च होगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो डेटा है इसमें दोज आर एस्टिमेटेड डेटा, इसीलिए लिखा रहता है कि दीज आर बजट एस्टिमेट,
ये बजट के एस्टिमेट है। जैसे आप देखिए ना, ये जो आपने बनाया है ये तो तब पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट कितना खर्च हुआ, जब आपका फरवरी मंथ पूरा होगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा? ये तो आपने बस अंदाजा लगाया है। दीज आर जस्ट एस्टिमेशन। हो सकता है क्या कि किसी दिन गए मस्ती में, ठीक है ना, वैसे ही फरवरी जान ही रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा खतरनाक वाला महीना होता है ना। इसमें जो है कई सारे खास खास डेट आते हैं, आप लोगों को पता भी है कल से आप लोगों का कौन सा एक खास वाला वीक भी शुरू होता है, ठीक है ना। तो समझ ही रहे हैं आप लोग बातों को। तो मान के चलते हैं क्या कि उस चक्कर में जो है गए थे किसी दिन रेस्टोरेंट में उनके साथ, और बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, हो सकता है 2000 की जगह 5000 खर्च हो गया। तो अभी मुझे अंदाजा थोड़ी है, अभी तो बस मैं एस्टिमेट बना रहा हूं कि भाई 20,000 के आसपास खर्च होगा, एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे। क्लियर ना? तो सिमिलरली जब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू ही हुआ है या फिर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो जो इंफॉर्मेशन है इसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो सारे क्या है? दे आर जस्ट बजट एस्टिमेट्स, वो अंदाजा है, अभी कुछ भी नहीं पता। जितना अंदाजा लगाया है उससे ज्यादा भी हो सकता है खर्च, उससे कम भी खर्च हो सकता है। तो इसीलिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट। फाइन, ठीक है। बट ध्यान से सुनिए, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है, कौन सा वाला फाइनेंशियल ईयर? जो फाइनेंशियल ईयर अभी जिसमें हम चल रहे हैं 2025-26, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2025-26 चल रहा है ना। आज कौन सा डेट है? 6 फरवरी। ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? ये 31 मार्च 2026 को खत्म होगा ना। तो अभी हम इस फाइनेंशियल ईयर में है। लेकिन जरा सोच के बताइए मुझे कि इस फाइनेंशियल ईयर के 12 मंथ में से कितने मंथ बीत गए हैं 1 फरवरी को? सर 10 मंथ पास हो गए। अरे अभी भी 2 मंथ बचा हुआ है ना, पूरा फरवरी बचा हुआ है और मार्च बचा हुआ है। तो 10 मंथ तो पास हो गए हैं, लेकिन 2 मंथ अभी भी बचे हुए, ठीक ना। लेकिन एक बात बताइए, लास्ट बजट में हमने अंदाजा लगाया होगा, हमने एस्टिमेट किया होगा कि क्या खर्च होगा हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अब जब 10 महीने बीत चुके हैं, देयर आर मतलब 10 months which have already been passed, now only 2 months are left। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने बजट एस्टिमेट को रिवाइज तो कर सकते हैं ना। अब हमको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ गई है, क्यों? क्योंकि 10 मंथ पास हो गए। तो अब हमको पता है कि हमने जो अंदाजा लगाया था उसमें कितना कितना खर्च हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ है ना, उसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट एस्टिमेट है, लेकिन जो वाला फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसके लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट है। ये टर्म मिलेंगे आप लोगों को, रिवाइज्ड एस्टिमेट है। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब समझ रहे हैं ना? अभी भी एस्टिमेट ही है, क्यों? क्योंकि 2 मंथ अभी भी बचा हुआ है, 2 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी कम से कम 10 मंथ पास हो गया है, तो जो हमने एस्टिमेट किया था बजट में, कम से कम अब उसको रिवाइज तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 1 फरवरी को जो आपका बजट आया है उसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है वो बजट एस्टिमेट है, और जिस फाइनेंशियल ईयर में अभी हम लोग हैं उसका डेटा जो है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट है। रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब समझे कि यानी कि उसमें रिवीजन करना है, रिवीजन हो गया है। क्यों? क्योंकि 10 मंथ पास हो गए हैं, 2 मंथ अभी भी बचे हुए हैं। बट अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का क्या हुआ? अब 2024-25 तो पूरा बीत चुका है ना। 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025 को तो बीते हुए 10 मंथ हो गए हैं, वो तो 31 मार्च 2025 को ही खत्म हो चुका है। तो इसका जो है वो एक्चुअल डेटा प्रेजेंट है, इसका एक्चुअल डेटा प्रेजेंट है कि कितना खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, ये सारा डेटा जो है वो प्रेजेंट है। समझ गए ना? तो एक साल के बजट में 3 साल का डेटा होता है। अगले फाइनेंशियल ईयर का बजट एस्टिमेट होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में अभी चल रहे हैं उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर बीत गया है उसका एक्चुअल डेटा होता है। समझ गए ना? तो इन बातों को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि सर एक फाइनेंशियल ईयर में 3 साल का डेटा कैसे हो सकता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? एक बार जल्दी से मुझे चैट में लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जस्ट रिप्लाई इन द चैट कि इज दिस क्लियर? एक साल के बजट में कैसे 3 साल का डेटा होता है? अगर क्लैरिटी नहीं है तो मुझसे पूछिए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप इमेजिन कर लीजिए कि आज का डेट क्या है? आज का डेट है 25 जनवरी। बस एक रैंडमली बस आप इसको इमेजिन कीजिए कि आज का डेट क्या है? आज का डेट है 25 जनवरी।
अब ध्यान से सुनिएगा, 25 जनवरी को आप क्या कर रहे हैं, अपना मंथली बजट बना रहे हैं। लेट्स एज्यूम, मंथली लिखूंगा तो थोड़ा सा समझ में आसानी से आ जाएगा। मंथली बजट, अरे बजट का मतलब समझ गए ना, आपके एक्सपेंडिचर और आपके रिसीट का डेटा, ठीक है। तो 25 जनवरी है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब 25 जनवरी को आप फरवरी का बजट बना रहे हैं। तो फरवरी तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है ना, तो फरवरी के बारे में आप जो भी बातें लिखिएगा वो सारा जो है वो क्या होगा जी, वो सारा अंदाजा होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बजट एस्टिमेट। क्यों? क्योंकि अभी फरवरी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एस्टिमेट, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जनवरी के बारे में क्या होगा इंफॉर्मेशन? भाई जनवरी के 25 डेज तो बीत गए हैं ना, अभी भी ऑल्दो 5 डेज बचे हुए हैं, बट 25 डेज तो बीत गए हैं। तो जो आपने पिछली बार बजट एस्टिमेट बनाया होगा, अब कम से कम आप उसको रिवाइज तो कर सकते हैं ना, कहीं तो 25 डेज बीत गए हैं। तो इसीलिए जनवरी का आप जो उसमें डेटा देंगे वो कहलाएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है ना। यानी कि रिवीजन हो गया, आपने जो अंदाजा लगाया था पिछली बार जब आप दिसंबर में जब बजट बना रहे होंगे जनवरी का, तो आपने जो उसमें इंफॉर्मेशन दिया होगा उसमें अब रिवीजन हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपको अंदाजा लग गया है कि भाई कितना खर्च के आसपास होने वाला है। अभी भी आप श्योर नहीं है, क्योंकि 5 दिन बचा हुआ है, पता चले 5 दिन में कुछ इमरजेंसी हो जाए, अचानक से बहुत बड़ा खर्चा आ जाए, इट माइट हैपन, ठीक है। बट जो दिसंबर गया है, अब एक बात बताइए, वो जो दिसंबर है वो तो पूरा बीत चुका है ना महीना, दिसंबर को तो बीते हुए 25 डेज हो गए हैं। तो दिसंबर का आपके पास जो है वो अब एक्चुअल डेटा है, ठीक है। तो दिसंबर का जो डेटा है वो एक्चुअल है। क्लियर ना, ये बात समझ गए? ठीक, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक्चुअल बजट में, उस दिन दिखाऊंगा जब हम लोग बजट की बात कर रहे होंगे, तो वहां पर भी दिखाऊंगा। अभी बस एक झलक दिखा देता हूं, ठीक है। बाकी हम लोग उस दिन बात करेंगे जब बजट पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, बजट एट अ ग्लांस, वही है, ऑफिशियल गवर्नमेंट का है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पीआईबी। जो भी आपको डेटा यहाँ दिख रहा है वो सब कुछ जो है वो रियल है, ठीक है, गवर्नमेंट का डेटा है। तो देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर जो भी डेटा दिया हुआ है, देखिए उसमें 4 अलग अलग कलर कोडिंग से दिखा रखा है। 2024-25 का वो एक्चुअल डेटा है, जो बात मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिर देखिए 2025-26 का रिवाइज्ड एस्टिमेट दिया हुआ है, ठीक है ना। बजट एस्टिमेट भी दिया हुआ है कि पिछले साल का हमने क्या अंदाजा लगाया था और उसमें क्या रिवीजन हुआ है, तो रिवाइज एस्टिमेट भी दिया हुआ है। और 2026-27 का बजट एस्टिमेट दिया हुआ है। यही बात तो मैंने आपको बताया कि भाई 3 साल का डेटा होगा, जो साल बीत गया है उसका एक्चुअल डेटा होगा, जो साल बीत गया है उसका एक्चुअल डेटा होगा, जो साल अभी चल रहा है, जो ईयर अभी चल रहा है उसका रिवाइज एस्टिमेट होगा, ठीक है ना। कंपेयर करने के लिए उस साल वाला बजट भी एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया है कि देख लो कितना तुमने अंदाजा लगाया था, उसमें कितना रिवीजन हुआ है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पूरा बजट एस्टिमेट है, समझ गए ना। तो एक साल के बजट में 3 साल का डेटा कैसे होता है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल आपको मैं ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, जो है जैसे है वही चीज दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्लियर ना? चलिए, सो नाउ आई एम इमेजिनिंग कि अब आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि बजट में 2 चीजों के बारे में बात होती है, पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा रिसीट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि रिसीट कितने तरह के होते हैं। रिसीट, रिसीट का मतलब होता है कि जो पैसा आपको मिला है, रिसीट। नाउ रिसीट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। बजट में जो रिसीट होते हैं उनको हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहले टाइप को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, और दूसरे टाइप को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। रिसीट का मतलब समझ रहे हैं ना, इनकम, कि सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है। तो सरकार के पास पैसा जो है वो 2 तरीके से आ रहा है, पहला रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। ध्यान दीजिएगा, जो रेवेन्यू रिसीट होता है ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये सरकार का वैसा इनकम है, इट इज दैट टाइप ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि ना तो सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह के लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहा है, और ना ही ये गवर्नमेंट के एसेट में किसी तरह के डिक्लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या हुआ सर, फिर से सुनिएगा।
ये सरकार का ऐसा इनकम है जो ना तो सरकार के एसेट को कम कर रहा है और ना ही सरकार के ऊपर किसी तरह की लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है। मतलब क्या हुआ सर? जैसे कि ध्यान से सुन लीजिए, सरकार का टैक्स कलेक्शन, या गवर्नमेंट का जो पेनल्टी वगैरह जो चार्ज करती है, जो गवर्नमेंट सर्विस चार्ज वगैरह लेती है, एक्सेट्रा, ये सब सरकार के किस तरह के इनकम हो गए? ये सब सरकार के हो गए रेवेन्यू रिसीट। ठीक है ना? आपको ये पूरी बात क्लियर आई होगी जब मैं आपको कैपिटल रिसीट भी समझा दूंगा। तो एक बार जल्दी से कैपिटल रिसीट को भी समझ लेते हैं, तब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, कैपिटल रिसीट क्या है? कैपिटल रिसीट इज दैट रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट which leads to either decline in the asset of the government or it creates liability over the government। मतलब कि पैसा तो मिल जाएगा सरकार को, लेकिन या तो सरकार की संपत्ति कम होगी या फिर सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी बनेगी। समझ गए ना? ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान के चलते हैं कि सरकार क्या कर रही है जी? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब होता है सरकार अपनी संपत्ति बेच रही है। जैसे कि मान के चलिए सरकार गवर्नमेंट कंपनीज को के शेयर्स जो है वो ओपन मार्केट में सबके लिए बेच दे रही है, तो इट इज अ टाइप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ओनली ना। तो सरकार की संपत्ति चली गई ना। क्लियर है? ठीक। तो देख लीजिए, पैसा तो मिला लेकिन सरकार का एसेट तो कम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? सरकार ने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी को लेट्स अज्यूम क्या किया है जी? लोगों को बेच दिया। तो पैसा तो मिल गया लेकिन सरकार का एसेट तो कम हो गया। या फिर सरकार ने क्या किया है जी? लोन लिया है। अब देखिए, लोन लिया तो सरकार को पैसा तो मिल गया, लेकिन इसने क्या किया? गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी को तो बढ़ा दिया है ना। लाइबिलिटी को तो कम से कम क्रिएट कर दिया है। ठीक है ना? तो दैट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट which either creates liability over the government or leads to decline in its asset are considered as what? Capital receipt। समझ गए? इसको अपने आप से सोचिए, अपने आप पर अप्लाई कीजिए, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए। अब अगर आपको पैसे चाहिए तो पैसे आपके पास आएंगे दो तरीके से। पहला, रेवेन्यू रिसीट, यानी कि आप मेहनत करते हैं, आप जाकर लेट्स अज्यूम कहीं ऑफिस में जॉब करिएगा, आप कल ऑफिसर बन जाइएगा, तो आप जॉब कीजिएगा, आपको बदले में क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। मिल रही है ना? तो ये हो गया। या फिर मान के चलिए क्या है कि आपने बैंक में पैसा डाल रखा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर ना? ये सब जो है ये आपका रेवेन्यू रिसीट हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो इनकम आया है इसमें आपका ना तो एसेट कम हुआ है ना आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आई है। बट ऑन द फ्लिप साइड, आपके पास पैसा ऐसे भी तो आ सकता है कि आप गए और आपने बैंक से जाकर लोन ले लिया। अब जब आपने बैंक से लोन लिया है तो आपके पास पैसा तो आ गया है ना, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ रिसीट। बट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपके ऊपर लाइबिलिटी भी तो आ गई है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था लोन लाइबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि आपको उसको रिपे करना है और वो भी इंटरेस्ट के साथ रिपे करना है। समझ गए ना? या फिर आपने क्या किया? आपको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, आपने अपनी जमीन बेच दी, यू सोल्ड अ पार्ट ऑफ योर लैंड। तो देखिए, पैसा तो आपको मिल गया ना, बट आपका एसेट भी तो कम हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह का जो भी आपके पास रिसीट है, those will be considered as what? They will be considered as capital receipt। On the other hand, ये जो पहले वाला इनकम था जिसमें ना तो आपका एसेट कम हुआ है, जिसमें ना ही आपके क्या बोलते हैं ऊपर कोई लाइबिलिटी आई है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। आई होप अब आपको समझ में आ गया है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्या होते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? जल्दी से चैट में लिखिए यस अगर समझ में आया है और नो अगर नहीं समझ में आया है। ठीक। चलिए, तो ये आपने देख लिया रिसीट के दो टाइप होते हैं। सिमिलरली आपके एक्सपेंडिचर्स भी जो होते हैं उनके भी दो टाइप होते हैं। इन्हीं दोनों को तो समझना है बजट में, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। तो जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे टाइप को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे सर, ये तो बिल्कुल वही नाम हो गया। हाँ, बिल्कुल वही नाम। चीजें आसान है, बस ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? अरे वाह, कीपा जी डबल वाई। बाकी लोगों को भी समझ में आया ना जी? एक बार चैट में लिखिए जल्दी से, मिली जी।
सकाम जी, बेनो जी, सब लोग लिखिए फटाफट कि इज दिस क्लियर, मतलब जो पीछे आपको समझाया था। चलिए अब आते हैं जरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझते हैं। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका वो एक्सपेंडिचर है जो आपके डे टू डे आपके लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए खर्च होता रहता है, यानी कि ये बस गवर्नमेंट को चलाते रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए खर्च हो रहा है, ठीक है ना? सरकार को चलाते रहने के लिए, आप ऐसे बोल, गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो खर्च है, उस खर्च को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल देकर बताइए, जैसे कि आप देख लीजिए जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं उनकी जो सैलरी जा रही है, जो पेंशन हो गया, जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, एक्सेट्रा, ठीक है ना? यानी कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो खर्च हैं, जो हर साल होते हैं, हर महीने होते हैं, भाई सैलरी एम्प्लॉइज हैं तो उनको सैलरी तो देना ही होगा ना, यानी कि कुछ नया नहीं क्रिएट हो रहा है, जो चीज जैसा है उसको वैसा मेंटेन रखने के लिए भी तो आपको खर्च करना पड़ता है ना, ठीक है ना? तो सरकार को इस तरह के जो खर्च करने पड़ते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइन। ऑन दी अदर हैंड, गवर्नमेंट के ऐसे खर्चे जो कुछ नया क्रिएट करें, कोई नया एसेट क्रिएट करें, एसेट फॉर्म करें, उस खर्चों को हम कहते हैं, उस तरह के खर्च को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर गवर्नमेंट नया क्या बोलते हैं ब्रिज बना रही है, या फिर मान के चलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, समझ गए ना? गवर्नमेंट जो है वो नया स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह बना रही है, ठीक है ना? क्लियर है? नई कंपनी बना रही है, कोई नया एसेट क्रिएट कर रही है, नई कंपनी बना रही है, ठीक है? ये सब जो है वो क्या कहलाएगा? वो सब कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर स्कूल हॉस्पिटल का है, एक बात बताइए, स्कूल हॉस्पिटल अच्छे रहेंगे तभी तो भारत के लोग जो है वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनेंगे, और अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनेंगे तभी तो वो जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो इनकम बनाएंगे तो इनकम टैक्स देंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे तो जीएसटी मिलेगा, समझ गए ना? तो इसीलिए ये जो खर्चे हैं इसके थ्रू क्या हो रहा है? कुछ नया, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नया क्रिएट हो रहा है। ये क्या है? प्रेजेंट लेवल को मेंटेन करने में जो खर्चे हो रहे हैं वो है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ नया क्रिएट करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, दोज आर योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिए, इसको फिर से अब अपने आप से कनेक्ट करिए। अब ध्यान दीजिए, हमारे भी खर्चे दो तरह के होते हैं। पहला, अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए खर्चे, जैसे भाई खाना तो खाना पड़ेगा ना, जिंदा रहना है, कपड़े, ठीक है ना, बाकी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है, वो जो इस लाइफ को, जो अभी लाइफ है उस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, उस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन हम चाहते नहीं है कि हमेशा हम इसी तरह का लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, हम चाहते हैं कि इससे बेहतर हो। तो इससे बेहतर करने के लिए आप खर्चे करते हैं, जैसे कि आप अच्छे एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। लेट्स एज्यूम जो है वो आप किसी अच्छे जगह कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई नई डिग्री ले रहे हैं, ठीक है ना? आप लेट्स एज्यूम जो है वो नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, क्लियर है? आप अपने लिए नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये सब जो खर्चे हैं ना, ये भी तो आप स्पेंड करेंगे ना इसके लिए। तो ये सारे आपके जो खर्चे क्या होते हैं, ये कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? तो खुद से जोड़कर देखिए, आपको चीजें खुद समझ में आ रही होंगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, कुछ एडवांस नहीं हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, बट हाँ, ये जो अभी आपका लेवल है ना लाइफस्टाइल का, इसको मेंटेन करने के लिए जो खर्च हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर इसी को इंप्रूव करने की बात हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइन, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों भी क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? फिर जल्दी से बताइए चैट में, क्लियर है? ये देख लीजिए, बजट एट अ ग्लांस दिख रहा है, ये देखिए यूनियन गवर्नमेंट का बजट है 26-27 का, उसी का इन्फोग्राफिक्स है, मैंने नहीं बनाया है। देखिए बजट एट अ ग्लांस दिख रहा है, उसमें देखिए रिसीट, रिसीट में दो टाइप दिख रहा है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर में दिख रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिख रहा है? अब समझ में आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको क्या, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट किसको कहते हैं, कैपिटल रिसीट किसको कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? हाँ, ठीक। अब ये डेटा क्या है ये हम समझेंगे जब हम लोग बजट पढ़ रहे होंगे ना प्रॉपर, तो उस टाइम हम समझेंगे कि व्हाट आर दीज डेटा। लेकिन ये पहले कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है।
ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा सा कहानी को और अंदर लेके जाता हूं और आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मान के चलते हैं कि आपने अपना बजट बनाया और आपका एक्सपेंडिचर कितना निकला था जी, हम लोगों ने अभी निकाला था ना कि हमारा मंथली एक्सपेंडिचर कितना निकला था, 20,000। अब ध्यान दीजिए, आपका एक्सपेंडिचर तो आपने निकाल लिया कि 20,000 हो रहा है। अब अगर किसी तरीके से अगर आपका इनकम या आपका रिसीट जो है वो कितना हो जाए, अगर आपका रिसीट 18,000 ही रह गया, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया क्या कि आपका एक्सपेंडिचर से आपका रिसीट कम रह गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं डेफिसिट। आप घाटे में रह गए ना, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है ना। इफ योर एक्सपेंसेस सरपास योर इनकम, देन यू आर इन डेफिसिट, आप डेफिसिट में है, आप घाटे में है। ठीक है ना। हाँ, ऑन दी अदर हैंड अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा मतलब 20,000 है और आपका रिसीट कितना हो जाए, आपका रिसीट हो जाए, लेट्स एज्यूम आपका इनकम हो जाए 25,000, तो एक बात बताइए, आप इस टाइम क्या है, आप इस टाइम सरप्लस में। ठीक है, आप इस टाइम सरप्लस में है, यानी कि आपने अपने खर्च से ज्यादा कमाया है, ज्यादा अर्न किया है। गॉट द पॉइंट? डेफिसिट का मतलब समझे कि व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट, देन यू आर इन डेफिसिट। ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सपेंडिचर इज लेस देन योर रिसीट, देन यू आर इन सरप्लस। फाइन। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जनरली गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जितनी भी वेलफेयर गवर्नमेंट होती है या फिर जितनी भी नॉर्मली सारी गवर्नमेंट में आपको ये चीज दिखेगा कि दे जनरली टेंड टू रिमेन इन डेफिसिट, वो डेफिसिट में ही रहती है। क्यों? क्योंकि सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, किसी वेलफेयर गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो पैसा बचाना नहीं है। सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है कि लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना। तो अगर कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ जा रहा है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर देना चाहिए, कोई नया स्कीम चला देना चाहिए, या जो है वो उसको क्या बोलते हैं, रोड इंफ्रा या फिर मान के चलिए स्कूल कॉलेज वगैरह इन सबको बनाने में खर्च करना चाहिए। टेक्निकली सरकार पैसा कमाने के लिए थोड़ी है, सरकार का काम है लोगों की लाइफ को और बेहतर करना। तो अगर सरकार के पास सरप्लस इनकम आ रहा है, सरप्लस रिसीट है, तो दैट शुड बी स्पेंट फॉर सम अदर पर्पसेस, उसको जो है किसी और काम में खर्च करो। ठीक है ना। तो इसीलिए जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट्स जो होती है दे टेंड टू रिमेन इन डेफिसिट। ठीक है ना, तो डेफिसिट में रहती है। बट यहां पर ध्यान से सुनिएगा, डेफिसिट में रहती है लेकिन डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि 20,000 मेरा एक्सपेंडिचर है और मेरा डेफिसिट कितने का है जी, यहाँ पर 2,000 का डेफिसिट है ना। अरे मेरा इनकम हुआ 18,000, खर्चा मेरा है 20,000, तो डेफिसिट कितना का हुआ, 2,000 का। तो 2,000 मैनेजेबल है, मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, किसी से मांग लिया एक महीने के लिए, अगले महीने दे दूंगा। लेकिन यहीं पर कंडीशन सोचिए कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर 20,000 है और मेरा इनकम या मेरा रिसीट कितना है, मेरा रिसीट है लेट्स अज्यूम 5,000। अब ये मैनेजेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया, 15,000 हो गया, तो ये मैनेजेबल नहीं है। समझ गए ना। तो गवर्नमेंट टेंड टू रिमेन इन डेफिसिट, बट दैट डेफिसिट शुड बी मैनेजेबल। ठीक है ना। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को ठीक ढंग से नहीं चला पा रही है। ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि कोई इंसान आपको ऐसा मिले जिसका एक्सपेंडिचर हर महीने का 20,000 है और उसका रिसीट जो है वो 5,000 ही है, तो आप क्या बोलिएगा, आप सिंपल यही बात बोलिएगा ना कि तुमको ठीक से फाइनेंस नहीं मैनेज करना आ पा रहा है, या अपने खर्चे कम करो या फिर अपना रिसीट बढ़ाओ। ठीक है ना। इतना बड़ा गैप जो है वो नहीं चलने वाला है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसा हो फैमिली जिनका हर मंथ का खर्चा जो है वो 5 लाख है और सब लोग मिलकर कमाते कितना है, 20,000। दैट इज नॉट मैनेजेबल। आर यू गेटिंग मी? ठीक है ना। तो अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा डेफिसिट में होती है तो इससे एक सिग्नल जाता है पूरे ग्लोब में, बाकी कंट्रीज में ये एक सिग्नल जाता है कि इस कंट्री की जो गवर्नमेंट है इकोनॉमी को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। तो इससे क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने आते हैं ना,
आपकी कंट्री में आकर फैक्ट्री लगाते, जो भी इन्वेस्ट करते, उन लोगों को लगेगा कि अरे यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो ठीक से मैनेज ही नहीं कर पा रही है, तो इकोनॉमी कोलैप्स हो सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी कंट्री से मनी का आउटफ्लो देखने को मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट आ सकता था वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है। जैसे आप लोग जोमेटो से कोई खाना मंगाते हैं तो उसमें रेटिंग देते हैं ना, ठीक? खा रहे हैं और रेटिंग दे रहे होते हैं स्टार 1, और नीचे लिख रहे होते हैं कि फूड इज नॉट टेस्टी, इट स्मेल्स बैड, ठीक है ना, अंडर कुक्ड लिखते हैं ना, मतलब आप रेटिंग देते हैं ना। तो सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। कुछ एजेंसीज का मैं नाम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा फिच, आपने नाम सुना होगा किसका, आपने नाम सुना होगा एक और मूडीज, ठीक है ना। ये सब बड़ी बड़ी एजेंसी है जो क्या करती है, अलग अलग कंट्री के बारे में अपनी रेटिंग देती है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका डेफिसिट बहुत बड़ा होगा या फिर आपका डेफिसिट अगर आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपकी रेटिंग खराब कर देंगी। और इससे क्या हो जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी आपके कंट्री में है ना, वो सब भी कंट्री से सारा माल बेच बेच कर भागने लग जाएंगे। आप जरा सोच के देखिए ना कि अभी अगर इंटरनेशनल लेवल पर ये कहानी फैल जाए किसी भी तरीके से कि इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी को ठीक से संभाल नहीं पा रही है एंड द इकोनॉमी इज गोइंग टू कोलैप्स, तो इससे क्या होगा कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, एप्पल वगैरह जो है वो ना फैक्ट्री छोड़ छोड़ के भागने लग जाएगी, वो सोचेगी किसी और कंट्री में सेटल कर ले अपने आप को। गेटिंग माय पॉइंट? तो देख रहे हैं ना, इससे जॉब खत्म होगा, इससे प्रोडक्शन गिरेगा, तो प्रोडक्शन गिरेगा तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था क्या होता है जी, रिसेशन आ जाएगा। समझ गए ना? तो इसीलिए डेफिसिट हो, लेकिन डेफिसिट कंट्रोल में। आर यू ऑल क्लियर? ठीक है ना, डेफिसिट होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन डेफिसिट जो है वो किसमें होना चाहिए जी, अंडर कंट्रोल होना चाहिए, कम से कम वो कंट्रोल में रहे। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया कि डेफिसिट क्या है और डेफिसिट कैसे होना चाहिए, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इंडिया में डेफिसिट को कंट्रोल डेफिसिट का कैलकुलेशन जो है वो कई तरीके से किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिसिट है उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट पहला टाइप जो है डेफिसिट का, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ध्यान से सुनिएगा, एक बार में क्लियर होगा। नाउ लिसन, फिस्कल डेफिसिट क्या है? अगर आपकी टोटल एक्सपेंडिचर, सर टोटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो जो हमारा एक्सपेंडिचर आएगा उसी को हम बोल रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपके जब टोटल एक्सपेंडिचर में से आपके टोटल रिसीट को माइनस कर देते हैं, सर टोटल रिसीट क्या होगा? टोटल रिसीट का मतलब होगा आपका रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इसी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। यही है आपका फिस्कल डेफिसिट। बस ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जब आप फिस्कल डेफिसिट निकाल रहे हैं ना, तो ये जो आपका टोटल रिसीट होगा, इस टोटल रिसीट में आप उसी साल का जो लोन होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोन ले क्यों रहे हैं? आप लोन इसीलिए तो ले रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा हो जा रहा है। तो अगर आप लोन को इंक्लूड कर दीजिएगा तब तो आपका डेफिसिट जीरो हो जाएगा। याद कीजिए, हमने इसी तरह के एग्जाम्पल से अपनी कहानी शुरू की थी, ठीक है? क्या था हमारी कहानी? याद कीजिए, हमने चार्ट बनाया था ना जी, कहां गया चार्ट? हाँ, ये देखिए हमने जो चार्ट बनाया था, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा आया था 20,000 और जब हमने अपने टोटल रिसीट निकाले थे तो 19,000 आया ना। तो जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तब ना हमको पता चला कि हमारा डेफिसिट कितने का हो रहा है। डेफिसिट हो रहा है 1,000 का, हो रहा है ना। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को माइनस किया तो 1,000 का डेफिसिट हो रहा है। अब इसी डेफिसिट को तो पूरा करने के लिए मैं लोन लूंगा ना 1,000 का, लेकिन अगर मैं रिसीट में इस लोन को इंक्लूड कर लूं तब तो भाई मेरा रिसीट ही 20,000 हो जाएगा। तब तो 20,000 का एक्सपेंडिचर था, 20,000 का मेरा रिसीट हो गया, तब तो कोई डेफिसिट ही नहीं बचा। समझ गए ना? तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं तो टोटल डेफिसिट में से टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल डेफिसिट को माइनस करते हैं, लेकिन टोटल रिसीट में उसी फाइनेंशियल ईयर में जो आपने लोन लिया है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे।
काहे तो अगर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे तब तो हमारा कोई डेफिसिट बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो फरवरी में जो आप लोन लेने वाले थे, जैसे उसी एग्जांपल में आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको इंक्लूड कर लेंगे तब तो डेफिसिट बचेगा ही नहीं। समझ में आ गया फिस्कल डेफिसिट? हाँ, जल्दी से एक बार मुझे चैट में बताइए तो फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है ना, चीजों को केवल रटने की कोशिश मत कीजिए। आप देख लीजिए मैं एफर्ट कर रहा हूं आप लोगों को खुद से कनेक्ट करके समझाने का, अदरवाइज दीज थिंग्स आर वेरी टेक्निकल, बहुत परेशान करते हैं। बट कोशिश कीजिए आप उनको अपने से कनेक्ट करके, रिलेट करके, प्रैक्टिकली कनेक्ट करके समझने का, तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो पहला तरह का डेफिसिट आपने देख लिया, फिस्कल डेफिसिट। नाउ लिसन, दूसरा तरह का डेफिसिट हम देखने जा रहे हैं। दूसरा तरह का जो डेफिसिट होता है इसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए ये बहुत आसान होता है, नाम से ही क्लियर हो जाता है रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है। ध्यान दीजिए, आपने देखा कि आपके एक्सपेंडिचर दो तरह के थे, कौन से? पहला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां हमको कौन सा वाला डेफिसिट चाहिए? रेवेन्यू डेफिसिट। तो हम कौन से वाले एक्सपेंडिचर को लेंगे? हम लेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। और उसमें से किसको माइनस कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट को। यानी कि अरे एक्सपेंडिचर में भी दो तरह का था ना, रेवेन्यू और कैपिटल, और रिसीट में भी दो तरह का था, रेवेन्यू और कैपिटल। लेकिन आप रेवेन्यू डेफिसिट निकाल रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा वही कहलाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। समझ गए बात को? ठीक है, तो यही होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप रेवेन्यू डेफिसिट भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तीसरा जो डेफिसिट होता है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। नाउ लिसन, प्राइमरी डेफिसिट क्या कहलाता है, ध्यान सुनिएगा। आप जानते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी गवर्नमेंट ने लोन लिया होगा, या मान के चलते हैं कि आपने लास्ट मंथ जो है वो लोन लिया है, तो इस साल का, इस मंथ का जो आपका खर्च है ना, उसमें एक बड़ा एक्सपेंडिचर का पार्ट है कि जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ रहा है आपको। सिमिलरली गवर्नमेंट ने भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए लोन लिया होगा। अब उस लोन के कारण गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट को भी तो करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट यही बोलता है कि अगर हमने पहले से बहुत सारा लोन नहीं लिया होता और मुझे अगर लोन पे करने के लिए वो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा होता तो आज आज कितना डेफिसिट है। समझ रहे हैं बात को? फिर से सुनिए, आपका जो एक्सपेंडिचर है उन एक्सपेंडिचर में एक पार्ट ये भी तो है कि आपने पहले कुछ लोन लिया था, उन लोन को आपको रीपे करना पड़ रहा है या फिर उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो भी तो आपके एक्सपेंडिचर का पार्ट है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट यही सोचता है कि अगर हमारा वो पुराना खर्च नहीं होता, अगर हमने पहले ये गलती नहीं की होती, अगर हमने पहले लोन नहीं दिया होता, तो आज क्या डेफिसिट हो रहा है कि नहीं, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकाला जाता है? आपने जो फिस्कल डेफिसिट पीछे निकाला है ना, फिस्कल डेफिसिट निकाला है ना, इसमें से क्या कीजिए, आप माइनस कर दीजिए लोन वाले पार्ट को या फिर इंटरेस्ट पेमेंट को, कि आप इंटरेस्ट जो पेमेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने पहले लोन ले रखा था। अब भाई अगर आज मेरे को लोन नहीं लेना होता तो कितना डेफिसिट होता, वो जो अब हम निकालना चाहते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है ना। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है ना कि यार छोड़ो, पहले जो गलतियां हो गई वो हो गई, अभी से अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्यों? कि एवरीवन इज बाउंड बाय देयर पास्ट, सिमिलरली इवन द गवर्नमेंट इज बाउंड बाय देयर पास्ट। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने बहुत सारा लोन लिया हुआ है तो उसका भी तो रिपेमेंट करना पड़ रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट के थ्रू गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है कि अगर वो पुराने पाप नहीं होते, अगर वो पुरानी गलतियां नहीं होती, तो आज क्या मैं डेफिसिट कर रहा हूं, और अगर कर रहा हूं तो मैं कितना कर रहा हूं। यही कहलाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है? ठीक। नाउ लास्ट, लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।
ध्यान से सुनिएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या कहलाता है। नाउ आपने जो रेवेन्यू डेफिसिट निकाला, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यही है ना आपका रेवेन्यू डेफिसिट। अब ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हमने लिखा है यहां पर, तो इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को देती है ना, स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देती है ग्रांट के रूप में, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में, उसको क्या कहते हैं अभी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी तो पैसा दे रही है और वो हर साल देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेट्स अज्यूम यूपी गवर्नमेंट को पैसा दिया है, तो जो यूपी गवर्नमेंट को पैसा दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा, बट क्या यूपी गवर्नमेंट उस पूरे पैसे को केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में यूज कर लेगी? ऐसा नहीं होता है ना। यूपी गवर्नमेंट उससे कुछ सड़कें भी बनवा सकती है, उससे वो हॉस्पिटल भी बनवा सकती है, उससे वो स्कूल भी बनवा सकती है, और ये सारे जो खर्चे थे ये हमारे कौन सी कैटेगरी में थे, ये सारे खर्चे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में थे। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ कि जब हम रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे थे, तो ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे थे, बट ये पूरा पैसा केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं होता है, रैदर स्टेट्स इसमें से कुछ पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती हैं, जैसे कि सड़क बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, ब्रिज बनवाने में, इन सब में भी खर्च करती है। तो जब हम रेवेन्यू डेफिसिट में से ये वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, स्टेट्स एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो नंबर हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। समझ गए ना। जैसे ध्यान से सुनिए, इसको आप ऐसे समझिए, लेट्स अज्यूम आपके पापा जो है वो आपको हर महीने 10,000 रुपए भेज रहे हैं, 10,000 रुपीज भेज रहे हैं, तो ये जो 10,000 रुपी है ये पापा का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि हर महीने जा रहा है और ये उनके लाइफ का एक नॉर्म बन चुका है कि भाई हर महीने बच्चे को जो है वो 10,000 रुपया देना है, ठीक है। तो उनका तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट आप जरूरत तो नहीं है ना कि इस पूरे के पूरे 10,000 को, 10,000 को जो है वो आप अपने लाइफस्टाइल में ही खर्च कर गए। लेट्स अज्यूम इस 10,000 में से 2,000 का आपने कोई कोर्स कर लिया और उस कारण से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई, या फिर जो है वो आपके अंदर कुछ नया स्किल आ गया, तो ये जो 2,000 आपने खर्च कर दिया है, ये तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं किया ना, इससे आपने नया एसेट बिल्ड कर लिया, तो ये आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। तो पापा के अकाउंट में तो 10,000 जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा था, लेकिन जब हम उस 10,000 में से ये 2,000 माइनस कर लेंगे तो वो कहलाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ गए ना कि इफेक्टिवली कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, तो इफेक्टिवली तो 8,000 ही हुआ ना, तो 2,000 को तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर लिया ना। तो सिमिलरली जब हम रेवेन्यू डेफिसिट में से उस पार्ट को माइनस कर देते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज किया है, देन इट बिकम्स इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई। ये थे आपके चारों तरह के डेफिसिट्स, ठीक है ना। आपको देखना है, ये देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखाता हूँ, ये 4 तरह के डेफिसिट्स की बात की जाती है, ठीक है ना। क्या है नंबर, कैसे है नंबर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बजट जब पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है ना। ये देख लीजिए 4 तरह के डेफिसिट दिख रहा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है ये ऑफिशियल, अभी बजट का है डेटा दिख रहा है। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, 4 तरह की बातें होती है, ठीक है ना। 4 तरह के डेफिसिट कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात को, वेरी गुड, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बस सिंपल सी बात है, 4 टाइप। फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बस टोटल रिसीट में जो है उस साल का लोन नहीं इंक्लूड करोगे। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस जो पुराना लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस स्टेट्स एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हो गए आपके चारों तरह के फिस्कल डेफिसिट्स, सॉरी चारों तरह के डेफिसिट्स। गॉट द पॉइंट। तो ये थी कहानी आपकी किससे रिलेटेड, ये थी कहानी आपकी बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना। अब इन्हीं टर्मिनोलॉजीज पर हम आगे बिल्ड करके हम बजट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक ना।
अब चलिए थोड़ा सा अब हम लोग एंटर कर रहे हैं कौन सी दुनिया में, नाउ वी आर एंटरिंग दी रेल्म ऑफ टैक्सेशन। हमको टैक्स के बारे में बात करना है, टैक्सेशन। नाउ पहला क्वेश्चन कि सर टैक्स होता क्या है ना, सिंपल सी बात, सबसे पहला तो क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि सर टैक्स कहते किसको है। ध्यान से सुनिएगा, टैक्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंपल्सरी कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमको कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट जो है वो सड़क बना रही है, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख रही है, तभी तो हम लोग जो है वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पा रहे हैं। हमारे जान माल की सुरक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ रिसोर्स चाहिए। तो उन रिसोर्सेस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। तो टैक्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंपल्सरी कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, ताकि वो क्या कर सके, पूरे सिस्टम को रन कर सके। ठीक है ना, हम सबके लाइफ डिग्निटी प्रोस्पेरिटी इन सब चीजों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, इसको ही हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर, टैक्स से समझ गए। नाउ जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला कहलाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टाइप कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक क्या हो गया, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट किसको कहते हैं, एक बार में क्लियर होगा। सुनिए, डायरेक्ट टैक्स का सिंपल सा मतलब है कि जिसने टैक्स गवर्नमेंट को दिया है और जिसके ऊपर उस खर्चे का, उस टैक्स का इंपैक्ट पड़ा है, वो दोनों जब सेम हो। जैसे कि ध्यान से सुनिए, मैं जब इनकम टैक्स अपना फाइल करता हूं तो वो पैसा मेरे पॉकेट से निकल के गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है ना, तो पैसा किसने दिया है, मैंने दिया है, और वो पैसा गया किसके पॉकेट से है, तो वो मेरे पॉकेट से गया है। तो यहाँ पर मेरे और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसीलिए इस तरह के टैक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। गॉट द पॉइंट। सिमिलरली कॉर्पोरेशन टैक्स, लेट्स अज्यूम मेरी कोई कंपनी है एबीसी, अमर बिजनेस कॉर्पोरेशन। ठीक है, मैंने लेट्स अज्यूम प्रॉफिट कमाया 5 करोड़ का, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपने इंडिया में प्रॉफिट कमाया है, इंडिया में बिजनेस करके, तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स पे करिए। तो वो पैसा जो है वो मैंने पे किया, यानी कि मेरी कंपनी ने पे किया। ठीक है ना, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला गया। तो दोनों के बीच में कोई है नहीं, इट्स डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द पेयर एंड द रिसीवर। इसीलिए इस तरह के टैक्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह के टैक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, और भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है ना, मैं अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर मैं कुछ प्रॉफिट कमाता हूं, तो उस प्रॉफिट के ऊपर सरकार कैपिटल गेन टैक्स लगाती है। ठीक है ना, कि आपने इंडियन शेयर मार्केट में पैसा कमाया है तो आप कैपिटल गेन टैक्स दीजिए। तो जो पे कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इस तरह के टैक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया डायरेक्ट टैक्स। ये और ज्यादा क्लियर होगा जब आप इनडायरेक्ट टैक्स को भी समझ लेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। नाउ व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में जो रिलेशन है ना, वो डायरेक्ट नहीं है। कैसे? मान के चलिए कि टैक्स दे मैं रहा हूं, लेकिन मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया है, रादर मैंने किसी थर्ड पर्सन को दिया है, और वो पर्सन मेरे बिहाफ पर गवर्नमेंट को वो पैसा टैक्स जो है वो जमा कर दे रहा है। तो यहाँ देखिए, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं हुआ, रादर ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ। इसीलिए इस तरह के टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फाइन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस समझ में आया। डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट रिलेशन है पेयर एंड रिसीवर के बीच में, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रादर पेयर किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है पैसा, और वो थर्ड पार्टी इस पेयर के बिहाफ पर गवर्नमेंट को दे रहा है। सर इसका भी कोई एग्जांपल बताइए। जैसे कि जीएसटी, आप सबने सुना होगा, क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेट्स एज्यूम आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो आप रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया और उसके बाद क्या किया आपने, क्या बोलते हैं, बिल पेमेंट किया। आप देखिएगा उस बिल में नीचे लिखा होगा कि जीएसटी लगा हुआ है इसके ऊपर, लेट्स अज्यूम 18% का जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो वो जो 18% जीएसटी का पैसा लगा हुआ है,
कि आपने गवर्नमेंट को डायरेक्ट थोड़ी दिया, आपने तो रेस्टोरेंट के ऑनर को दिया है ना। वो रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट को देगा ना, समझ गए। आपने ये पैसा डायरेक्ट नहीं दे दिया गवर्नमेंट को, आपने उस रेस्टोरेंट ऑनर को दिया है। वो रेस्टोरेंट ऑनर जो है वो आपके बिहाफ पर क्या करेगा, गवर्नमेंट को देगा। तो देख रहे हैं यहाँ रिलेशन जो है वो इनडायरेक्ट बना कि नहीं बना, इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी समझ में आया है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना। पहले बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, बट अब उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है इन 2017। फ्रॉम 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई करके एक टैक्स ला दिया गया था जिसको हम कहते हैं जीएसटी, ठीक है ना। बात करेंगे अभी जीएसटी के बारे में, अलग से बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को समझ में आ गया। जल्दी से एक बार चैट में लिखिए कि इज दिस क्लियर। हाँ जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया, जल्दी से बताइए। मिली जी एक बार भी रिप्लाई नहीं किया है, जल्दी से बताइए इज दिस क्लियर। बातें समझ में आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं बोला जा रहा हूं और आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए सब लोग, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी जी, ये थी कहानी आपकी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। आई होप क्लियर हो गया। मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए हैं डायरेक्ट टैक्स के, कई सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने 3 एग्जांपल दिए आपको, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जैसे कि आपका कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, जैसे कि आपका कैपिटल गेन टैक्स हो गया। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड जीएसटी सबसे बड़ा तो यही एग्जांपल है, इसके अलावा और भी हैं कुछ, ठीक है ना। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी भी पुराना वाला सिस्टम लगता है, ठीक। इसके अलावा कस्टम, ये सब जो है क्या बोलते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइन, तो यहां तक कहानी तो आप समझ गए टैक्सेशन से रिलेटेड। अब सुनिएगा जरा, टैक्स से ही रिलेटेड 2 और कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है सेस और दूसरा होता है सरचार्ज। जरा इनको भी समझ लेते हैं कि सेस और सरचार्ज क्या है। नो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दे आर टैक्स ओवर टैक्स। ये टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स है। सर व्हाट डज इट मीन, ध्यान से सुनिएगा। मतलब क्या हुआ, लेट्स अज्यूम कि मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स मतलब अप्लाई किया, इनकम टैक्स में मैंने बताया कि मेरा इनकम इतना है, और लेट्स अज्यूम बस एक रैंडम नंबर दे रहा हूं कि मान के चलते हैं कि मुझे टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को कितना, 1 लाख रुपी, ठीक है ना। इनकम टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना है 1 लाख रुपी। अब इस 1 लाख जो कि टैक्स है, इसके ऊपर गवर्नमेंट मेरे से अलग से सेस और सरचार्ज वसूलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं टैक्स ओवर टैक्स। ये टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है। गेटिंग माई पॉइंट, सुनिएगा। सेस जो होता है ना, वो प्री डिफाइंड पर्पस के लिए होता है, मतलब पहले से बता दिया जाता है कि ये जो पैसा अलग से लिया जा रहा है वो किस काम के लिए लिया जा रहा है, तो प्री डिफाइंड पर्पस होता है इसमें। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि लेट्स अज्यूम मेरे के ऊपर जो है वो 1 लाख का टैक्स बन रहा है। अब गवर्नमेंट क्या बोल सकती है कि इस 1 लाख के ऊपर क्या करो, 5%, अभी मैं रैंडम नंबर से लिख रहा हूं कि 5% क्या करो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दो। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी कि ये जो अलग से 5% पैसा ले रही है ना, 1 लाख के ऊपर 5% यानी कि 5,000 और ले रही है, ये पैसा हेल्थ और एजुकेशन पर ही जाएगा, यानी कि इससे स्कूल वगैरह बनाएगी या हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च करेगी। लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट ने क्या कहा, 2% स्वच्छ भारत सेस दो, स्वच्छ भारत सेस। स्वच्छ भारत सेस दो मतलब कि ये जो पैसा 2%, 2,000 रुपी एडिशनल लिया जाएगा, it will be spent only for the purpose of what, it will be spent only for the purpose of cleanliness drives। तो जो आपका स्वच्छ भारत अभियान वगैरह चल रहा है उन सब पर खर्च किया जाएगा। तो सेस के रूप में जो पैसा कलेक्ट किया जाता है ये प्री डिफाइंड होता है, ठीक ना, कि ये पैसा किस काम के लिए खर्च होगा। ऑन दी अदर हैंड जो सरचार्ज आपका होता है, ये जो सरचार्ज होता है ये जनरल पर्पस होता है, यानी कि ये जो पैसा होगा ना, ये सरकार चाहे तो किसी भी काम में यूज कर सकती है। ये भी टैक्स के ऊपर कलेक्ट होगा, यानी कि इस 1 लाख के ऊपर लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट ने बोला कि 10% सरचार्ज लगा रहे हैं, तो मुझे 10,000 रुपी और अलग से देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 10,000 है ये गवर्नमेंट की मर्जी है, वो किसी भी काम में खर्च कर सकती है, ठीक है ना। तो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं सरचार्ज, ध्यान रखिएगा। दे आर टैक्स ओवर टैक्स, टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स है, ठीक है, क्लियर है। यहां तक की बात समझ में आ गई जी, हाँ जी, ये बात भी समझ में आ गई।
सेस और सरचार्ज का क्या कहानी है? हाँ, सेस और सरचार्ज का क्या कहानी है, ये भी क्लियर हो गया। हम्म। अब हम जब आगे जब जाएंगे और जब बजट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन चीजों के बारे में कि आखिर क्या है कहानी, कैसे है कहानी, क्यों है कहानी, ठीक है ना, कि कितना जो है उसमें आपका इनकम टैक्स लग रहा है, कितना जो है उसमें आपका कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है, कितना जो है उसमें क्या बोलते हैं जीएसटी के क्या रेट्स हैं। खैर इस बार जो है ना जीएसटी वगैरह से, जीएसटी तो वैसे भी बजट में नहीं कुछ बताया जाता है। भारत में जीएसटी को मतलब रेगुलेट करने के लिए एक अलग से काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A में है, ठीक है ना। आप आईबीई के ऑफिशियल क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिएगा, उसमें जीएसटी को मैंने समझा रखा है बहुत डिटेल में। अभी जब क्या बोलते हैं अक्टूबर में जब आपका जीएसटी 2.0 आया था ना, जिसमें क्या किया गया था, वो जीएसटी में कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह किया गया था, मॉडिफाई किया था ना, कई सारे स्लैब वगैरह बदले गए थे, तो उस टाइम मैंने जीएसटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप अगर चाहते हैं तो एक बार जो है वहां पर देखिएगा, वैसे मैं यहाँ पर भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें आपको पहले से समझनी होंगी, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, सेस क्या होते हैं, सरचार्ज क्या होते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको